हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी बुक की क्लास थर्ड की ईवीएस की, जो कि अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके 18 तक कवर किए हैं, उसी को आगे भी जारी रखेंगे। एनसीईआरटी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो अपना सीटेट का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। इस वजह से हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है वो है 19। इसका जो टॉपिक है, इसका टॉपिक है हमारे साथी जानवर। ये टॉपिक हुआ। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें देखिए, एक चिड़िया को किसी बच्चे या किसी इंसान ने अपने हाथ में लिया हुआ है। चिड़िया को चोट लग गई है। चिड़िया को चोट कैसे लगी है? पंखा चल रहा था, पंखे से टकरा के वो गिर गई, तो उसको चोट लग गई है। तो फिर बच्चों ने उसको पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद चिड़िया जो है उड़ के चली गई। ये दिखाया गया है इसमें। अब इसका मेन पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसका जो पेडागॉजी टर्म है उसको हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों से जानवरों के बारे में चर्चा करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि वो उनके प्रति संवेदनशील हो सकें। जैसे कि हम लोग घर में जानवर पाल रखते हैं, जैसे हो गया कुत्ता, हो गया बिल्ली, हो गया, अब तो बहुत से जानवर लोग पालने लगे हैं, गाय हो गए। के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगता है, उन्हें भी दर्द होता है। सारी चीज़ें जानवरों के बारे में बताना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें पैडागॉजी टर्म जो है वो उसको देखते हैं। यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ, हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। यह संबंध समझने से बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होगी। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम जानवर पालते हैं, सभी लोग जानवर कुछ ना कुछ पाल ही रहे हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो बच्चों को बताना चाहिए कि इनकी जो बेसिक नीड है वो क्या है। जैसे कि उनको खाने के लिए क्या चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए। जैसे हमें भूख लगती है वैसे जानवरों को भी भूख लगती है। हमारे अंदर भी फीलिंग है, जानवरों के अंदर भी फीलिंग है, बस हम अपनी फीलिंग को प्रकट कर सकते हैं, जानवर उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जानवरों की देखभाल के बारे में बच्चों को समझाने और उनके संबंध के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है। गर्मियों के टाइम में जैसे पक्षियों को पानी कहाँ मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, एक प्याऊ बना के उसमें पानी रख देते हैं ताकि पक्षी जो है आके पानी पी लिया करें। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसको देखते हैं। चित्र में क्या है, एक प्याऊ रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, पक्षी आके पानी पी रहे हैं। और ये प्याऊ कहाँ रखा हुआ है? घर से बाहर रखा हुआ, पेड़ की डाली में टांग के रखा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी पानी पी सके। हम लोग को तो ज़रूरत होती है तो हम लोग अपने घर का नल टैप खोल के पानी पी लेते हैं, फ्रिज से वाटर उठा के पी लेते हैं, लेकिन पक्षी जानवर कहाँ से पानी पिएंगे? क्योंकि अगर किसी की टंकी है तो वो भी कवर है, नदी नाले सूख चुके हैं लगभग लगभग, तो पक्षियों को पानी कहाँ मिलेगा? हमारे ही थ्रू तो मिलेगा। तो इस वजह से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गर्मियों में प्याऊ बना के रख देना चाहिए, छत पे पानी रख देना चाहिए, कहीं ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से पक्षियों जानवरों की रीच हो पानी पीने की। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें एक पैडागॉजी टर्म है, उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ, बच्चों को पक्षियों का प्याऊ बनाने में मदद करें, इसे बाहर खुले में रखवाएं जिससे बच्चे पक्षियों को नज़दीक से देखें और उनके बारे में बहुत सी बातें जानें। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि प्याऊ बना के रखना चाहिए, इसमें कहा है कि बच्चों की प्याऊ बनाने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपने से सारी चीज़ें नहीं कर सकते। थर्ड क्लास का बच्चा कितना छोटा होगा? बहुत ज़्यादा 7-8 साल का होगा। तो इतना तो वो है नहीं कि वो खुद से प्याऊ बना ले, तो उसकी मदद करनी चाहिए और इसे बाहर में रखवाएं ताकि
जब पक्षी आए तो बच्चे देख सकें कौन सी पक्षी आ रही है, किस कलर की है, क्या नाम है उसका, उनके बारे में बहुत सी बातें जान सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। इसमें बेसिकली पैडागॉजी टर्म ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप का कुछ इसमें आया नहीं है। तो चलिए एक पैडागॉजी टर्म और है, उसको समझते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है, बच्चों से यह चर्चा की जा सकती है कि पशु पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना, ना कि उन्हें सताना। फिर लिखा हुआ, अगले पृष्ठ पर चित्र द्वारा दिखाई गई कहानी प्रकृति में संतुलन को दर्शाती है। बच्चों को यह बात सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करना जरूरी है। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जानवरों और पक्षियों को छूने का मतलब है उनको प्यार से सहलाना, ना कि उनको सताना। बहुत से बच्चे होते हैं ईंट मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं, या हाथ से ही मार देते हैं जानवर पक्षियों को। तो उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको प्यार से सहलाना चाहिए। जानवरों को उनके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग है, बस वो अपनी फीलिंग को प्रकट नहीं कर पाते हैं, बोल के नहीं कर पाते हैं। अपनी हरकतों से जानवर पक्षी भी अपनी फीलिंग को प्रकट कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि किसी कुत्ते के सर पे सहलाइए तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, ठीक। तो वो एक तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, अपनी जो उसकी फीलिंग है हमारे प्रति उसको प्रकट कर रहा है। गाय को सहलाते हैं तो वो सर झुका लेती है, ठीक है, या आराम से उसको सहलाने देती। तो ये जानवरों का तरीका है अपनी फीलिंग को प्रकट करने का आपके सामने। अब इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ कि नीचे चित्र में दिखाई गई है कि संतुलन बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है, प्रकृति का जो संतुलन है वो कितना ज़रूरी है। चलिए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में क्या दिया गया है। इसमें एक डायग्राम दिया गया है, आइए इसको समझते हैं। रानी का बाग, चित्र को पढ़ो और कक्षा में चर्चा करो। पहला है, रानी बोलती है, रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाया है। इतने सारे आम, बहुत खूब, रानी बोलती है। तो जो नौकर है, माली है, वो बोलता है, महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इससे दुगने होते। इस पे रानी गुस्से में कहती हैं, क्या कहा, पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? ये रानी कहती हैं माली से। तो माली हाथ जोड़ के कहता है, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर रानी बोलती, पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? तो माली बोलता है, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए, ठीक। फिर उसमें क्या आगे, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। तो इसमें दिखाया हुआ कि एक के ऊपर एक सब डिपेंड है। पक्षी जो है आम खा के अपना गुजारा कर रहा है, और जो कीड़े हैं वो भी आम खा के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कीड़ों को ख़त्म कौन करता, तो पक्षी ख़त्म करते, ताकि आम बचा रहता, ठीक है। तो ये कुछ सब संतुलन बनाए हुए दिखाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है आगे, कुछ नहीं है, चैप्टर अपना यहीं पे क्लोज होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 20। इसका जो टॉपिक है, बूंद बूंद से। ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसमें बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। जैसे एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में क्या दिखा रहा है? इस चित्र में दिखा रहा है कि औरतें जो है घड़ा लेके पानी भरने गई हैं, ठीक है। और ये गांव कहाँ का है? ये गांव राजस्थान का है। देखिए आपको रेगिस्तान दिख रहा है चारों तरफ, और ये पानी भरने गई हैं, ठीक है। इसमें कोई भी जेंट्स नहीं है, सिर्फ लेडीज़ हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है या क्या बताया गया। अच्छा, एक पैडागॉजी टर्म है, उसको देखते हैं क्या है इसमें। इसमें लिखा हुआ ऊपर चित्र में महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने तथा पानी भरते दिखाया है। लिंग भेद से जुड़ी बातें समस्याओं पर कक्षा में चर्चा करवाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ औरतें हैं, लेडीज़ हैं पानी भरने के लिए, आदमी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिंग भेद दिखाया गया है। तो लिंग भेद से जुड़ी बातें बच्चों को चर्चा में लानी चाहिए या चर्चा करवानी चाहिए। जैसे कि उन्हें बताना चाहिए कि ये काम सिर्फ औरतों या महिलाओं का नहीं है, ये काम आदमी भी कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। तो लिंग से जुड़ी जितनी बातें हैं, जितने हैं, वो बच्चों से चर्चा करना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं
क्या दिखाया। एक देखिए इसमें छत दिखाया गया, छत से फिर एक नाली आ रही है, फिर आंगन के नीचे टाका है, टाका का ढक्कन है। टाका किसको बोलते हैं? टाका राजस्थान में एक प्रकार का कुआं होता है जिसमें ये लोग पानी स्टोर करते हैं, उसको टाका बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ कुआं बोल देते हैं नॉर्मली। तालाब हो गया, तालाब तो खुला हुआ होता है, टाका ढका हुआ होता है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बारिश के दिनों में राजस्थान में वैसे पानी की कमी होती है, जब बारिश होती है तो ये छत से जो पानी नीचे की तरफ आता है पाइप के थ्रू, उसको ले जाके टाका में जोड़ दिए हैं। और टाका का ढक्कन लगा हुआ, जो बारिश का पानी है वो टाका में स्टोर करते हैं, और जब इनको ज़रूरत होती है तो उसको यूज करते हैं। है। ये सवाल भी किया जा सकता है कि टाका कहाँ पर बोला जाता है और किसे बोला जाता है। तो ये राजस्थान में होता है, एक प्रकार का इनका कुआं होता है पानी स्टोर करने का, टाका उसे बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, नीचे देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ लिखा हुआ, अगर पानी इकट्ठा करने के लिए स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। इसमें यह बताया गया जो स्थानीय तरीके होते हैं, कॉलोनी के, मोहल्ले के, ज़िले के, गांव के, जो अपने उनके तरीके होते हैं पानी को इकट्ठा करने का, अगर बच्चे क्लास में आके उस पर चर्चा करें या अपने अपने यहाँ कैसे पानी को इकट्ठा करते हैं उस पर बात करें, तो बच्चों में क्या होगा ना कि आप उनको उनके परिवेश से जोड़ के पढ़ा पाएंगे, सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रखेंगे, उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे। ठीक। तो वही दिखाया गया। और इससे क्या होता है ना, बच्चे, कई बच्चे होते हैं एक क्लास में, कई जगह के बच्चे होते हैं, तो उनको हर जगह के कल्चर के बारे में पता लगेगा, हर जगह के तरीके के बारे में पता लगेगा कि वहाँ कैसे पानी स्टोर करते हैं और यहाँ कैसे पानी स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इससे जो होता है ना कि बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं रहते हैं, अपने दैनिक जीवन से उनको जोड़ के ही पढ़ाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ। अब आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे पहला डायग्राम है एक चम्मच में कितने बूंद, दूसरा एक कटोरी में कितने चम्मच, यही सब है। तीसरे में देख लीजिए एक मग में कितनी कटोरी। तो पानी स्टोर करने का तरीका दिखाया है और किस चीज़ में कितना पानी है वो दर्शाया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे एक पैडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसको दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय बनाएं या अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात वह समझ पाएंगे। तो इसमें यह बताया गया है जिस जगह पानी की दिक्कत होती है या पानी की कमी होती है वहाँ के लोग कई तरीके से पानी की बचत करते हैं। और इसमें यह लिखा है कि वो एक ही पानी को मजबूरी के चलते कई बार कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, बच्चों को उनके जीवन में उतारने के लिए कहना चाहिए, ताकि वो समझ सकें जो है पानी जो है वो सबका साझा है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जैसे इसमें दिखाया गया है एक ही पानी को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। जैसे पहले महिला पानी ले आई है, फिर उसको खाट पे बैठ के नहा रही है, और जो नहा रही है नीचे एक बर्तन लगा रखी है ताकि उसका जो नहाया हुआ पानी है वो स्टोर हो सके। ठीक है। फिर उस नहाए हुए पानी को अपनी गाय नहला रही है तीसरे डायग्राम में। फिर जो गाय नहला रही है, गाय को ऐसी जगह नहला रही है कि जो पानी गिरे वो सीधा पेड़ पौधों में चले जाए। तो एक ही पानी को ये 2 या 3 तरीके से यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पानी बचत करने का तरीका दिखाया है और पानी को दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो दिखाया है। चलिए नीचे देखते हैं कि पैडागॉजी टर्म में क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है, इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा करें। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस बारे में बच्चों के सुझाव सुनना और इन सुझावों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना उपयोगी होगी। इसमें दिखाया गया है या लिखा गया है कि बच्चों को बताएं कि एक पानी को बार बार कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर डायग्राम में दिया हुआ था कि वो अपने नहाए हुए पानी से गाय को नहलाई, फिर वो गाय को नहलाने के बाद जो पानी नीचे बह के जा रहा है वो पेड़ पौधों में जा रहा है।
तो इसमें पानी का पुनः उपयोग हो गया है। तो इसी बारे में बच्चों से चर्चा करें, उनकी राय जानें कि वो कैसे पानी को बचा सकते हैं और पानी के बचाने का महत्व भी उन्हें समझाएं। ठीक है, तो चलिए, और उनको अपने जीवन में उस चीज़ को उतारने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, कि वो भी पानी की बचत करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 21, जिसका टॉपिक है तरह तरह के परिवार। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप ध्यान देके पढ़िएगा। इसमें परिवार के बारे में बताया गया कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो 2 प्रकार के परिवार होते हैं, एक संयुक्त, एक एकल। उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया। इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसी को टच करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। इसमें 4 लोग हैं, एक पापा दिखाए हैं, एक मम्मी, एक लड़की है, एक लड़का है, मतलब एक भाई है, एक बहन है। तो ये कौन सा परिवार हो गया? ये एकल परिवार हो गया। अच्छा, 2 चीज़ होती है। एक होती है मम्मी पापा और उनके बच्चे, मतलब माता पिता और उनके बच्चे। और एक होता है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो अविवाहित बच्चे होते हैं, जैसे ये दोनों बच्चे छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये एकल परिवार में आएंगे। जहाँ इनकी शादी हो गई तो वो संयुक्त परिवार में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नीचे क्या दिखाया गया है इसमें, या क्या बताया गया है इसमें। चलिए नीचे एक यहाँ पे पैडागॉजी टर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें लिखा है बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान में रखना अच्छा होगा। जैसा कि इसके पहले भी हम लोग पाठ 4 में पढ़ चुके हैं परिवार के बारे में। ठीक है, तो कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवेश में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। कक्षा में मौजूद मतलब कक्षा में क्या होता है, कई तरह के बच्चे आते हैं, कई परिवार से आते हैं। कोई एकल परिवार से आता है, कोई संयुक्त परिवार से आता है। तो वहाँ पे अगर ये डिस्कस हो कि कौन कौन किस परिवार से आता है, तो बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें कहा गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखें क्या कहा गया है। जैसे यहाँ पे डायग्राम पे दिया गया है, दादा दादी अपनी पोती को लेके बाहर मार्केट में घुमाने गए हैं। एक यहाँ पे पैडागॉजी टर्म है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाएं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पे बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। मतलब कि बहुत सावधानी पूर्वक इस पर चर्चा की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा जरूर करें। बच्चों को बताना चाहिए कि इन नशीली आदतों या नशीली दवाओं या नशीली पदार्थों की वजह से क्या क्या गलत प्रभाव या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, इस पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। इन मुद्दों पे आप सेवाकालीन परीक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। मतलब कि जो स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उस पे भी चर्चा करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। पैडागॉजी टर्म और दिया गया है, उसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। मतलब कोई परिवार अगर नशीली दवाएं यूज कर रहा है, नशीले पदार्थ यूज कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बच्चे में ये आदत आ जाए, वो देख के सीख लेते हैं। यदि उन बच्चों में यह किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे, तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। अगर ऐसी कोई लत दिखाई दे तो बच्चों से अलग में बात करनी चाहिए, सबके सामने उनको नहीं बोलना चाहिए, अलग से उनसे बातचीत करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि ये चीज़ें बुरी है, इसे छोड़ देनी चाहिए। अगर सही टाइम पे सही वक्त पे बच्चे बात मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर इनकी लत नहीं छूट सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिखाया गया है।
यहाँ पे एक पैडागॉजी टर्म और है, उसको समझते हैं कि ये क्या कहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है। इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। जैसे पाठ में दिखाया गया है एकल परिवार को, तो इसके अलावा भी परिवार होते हैं, जैसे संयुक्त परिवार होते हैं। तो बच्चों से जो चर्चा करवानी चाहिए कि आप कैसे परिवार से आते हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है, इस तरीके से बच्चों से चर्चा की जानी चाहिए ताकि वह परिवार की विविधता को समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। आगे कुछ नहीं है, अपना चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने आज के पहले चैप्टर में देखा, पक्षी के बारे में, उनको पानी के बारे में, एक दूसरे के ऊपर लोग कैसे डिपेंड है, ये चीज़ देखा गया। दूसरे चैप्टर में राजस्थान की बात की गई है, वहाँ पे पानी की क्या कमी है, कैसे उसको दूर की जाती है, कहाँ इसको इकट्ठा करके रखा जाता है, जिसमें इकट्ठा करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको टाका बोलते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए इस चैप्टर पे। इस चैप्टर में परिवार के बारे में बातचीत किया गया है। परिवार के बारे में क्या बताया गया है कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं, एक एकल, एक संयुक्त। एकल में क्या होते हैं, माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चे, और संयुक्त में क्या होता है, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे, ये सब होते हैं उसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।